हेलो एवरीवन, और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस लास्ट 90 स्ट्रेटजी को लेकर के। ठीक है, इस बात आपने अभी तक कल काउंसलिंग प्रोसेस कर रहे होगे, इतनी बात समझ आ रही होगी यार हमें कहाँ कल जाना है, कल काउंसलिंग की ओर है जाना, हमें ड्रॉप ईयर की ओर या पार्शियल ड्रॉप की ओर। अगर आप इतनी बात समझ चुके हो, लास्ट के 90 डेज रह गए और उनके लिए भी वैसे बेसिकली स्ट्रैटेजी उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो आज इस सेशन के अंदर है पूरा बताएगी कि अगर 90 डेज लास्ट है तो उसके अंदर 150 प्लस का टारगेट कैसे स्कोर कर सकते हो। 150 प्लस आ जाएगी यार, बहुत आसानी से आ जाएगी, मक्खन तरीके से आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेंस के अंदर खास तौर पे। और 150 प्लस पे आपको पता है कि कॉलेजेस तो मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है यार, जो पर्सनल स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इससे मैंने खुद की ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने काम किया था और 84 परसेंटाइल से लेकर 97 परसेंटाइल की जंप लगी थी मेरी। ठीक है, 84 से 97, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो मैंने क्या कंटेंट सुना था, किसको सुना था और क्या मैंने पढ़ा था, सब बताओगे इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट से वीडियो यार। सबसे पहली चीज, नो द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न को जानना पड़ेगा यार कि कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए मैंने सेकंड स्टेप बना रखा है आपको जानने के लिए। सबसे पहले आपका सिलेबस जो है ना, बेसिकली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस इन 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। मैंने इसके लिए बना रखा है। सबसे पहला है इजी और इंपॉर्टेंट। इजी और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, देखो जो इजी भी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आसान भी है और वो वेटेज भी अच्छी कैरी करते हैं पेपर के अंदर। जैसे कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का जो टॉपिक है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का होता है और वो आसान भी होता है। ठीक है, तो आप इसको उसको स्पेसिफिकली कर सकते हो। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, कौन सा आपको टफ लगता है, कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको मुश्किल लगता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। बट मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाओ। ठीक है, कई यूट्यूबर्स बता रहे थे आपको कि इंपॉर्टेंट क्या है, इजी क्या है, वो भी सही बात है, बट अपने हिसाब से आपको लिस्ट बनेगी सबसे अच्छी होती है। कईयों को इलेक्ट्रिसिटी बड़ी अच्छी आती है, इलेक्ट्रोस्टैट्स जो होती है ना, कईयों को इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आती होती इतनी अच्छी। सबका अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिस्ट बनानी है। ये चैप्टर मैंने पढ़ा था और ये मुझे अच्छे समझ आ गया था। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले ईजी इंपॉर्टेंट की। ईजी इंपॉर्टेंट के अंदर क्या होता है मामला, देखो सबसे पहले आपको ये तो करना ही करना है क्योंकि ईजी भी है और वेटेज भी कैरी करना है, ये करना है। दूसरा क्या है, जो ईजी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है, करना ही करना भाई। इजी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 3 महीने आप कर लोगे और वो बताओगे कैसे करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है इजी भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, भाई इसको हाथ भी नहीं लगाना अपने को। 2 साल होते, 1 साल होता, ड्रॉप ईयर होता, मैं आपको कह देता। लेकिन अगर लास्ट के 90 डेज के अंदर पढ़ रहे हो तो आपको इन चीज़ों को पर्टिकुलरली हाथ नहीं लगाना अभी। ठीक है, तो ईजी भी नहीं इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको फिर जाना इस स्लॉट के अंदर जो ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़वा के रहे हो, या देखो बाय चांस होता है कि कई बार उस शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट से तो अब सिंगल पेपर तो होता नहीं है। अब जब सिंगल पेपर नहीं होता तो हो सकता है कि उस शिफ्ट के अंदर पर्टिकुलर आपका आ जाए और अगर उस शिफ्ट के अंदर आ गया आप फंस जाओगे। इसलिए ईजी वाले कर ही लो, बेसिक चाहे इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है। ठीक है, अब ये चारों में से आपको पता चल टिक्स जिस पे लगे आपको वो करने हैं और ये वाला स्पेसिफिकली नहीं करना। ठीक है, ये बाकी सारे करने हैं, ये भी और इवन ये स्लॉट भी। अब बात आती है किसी भी टॉपिक को यार कैसे कवर किया जाए। किसी भी टॉपिक को, टॉपिक इन द सेंस आप कोई चैप्टर उठाया, सपोज उठाया लेट्स से रिलेशन एंड फंक्शन उठाया आपने। ठीक है, अब उसको कैसे खत्म करना है, या फिर आपने कल केमिस्ट्री का कोई कल चैप्टर उठाया, जैसे सपोज एटम स्ट्रक्चर उठाया, या आपने कल फिजिक्स का कोई चैप्टर उठाया, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, वर्क एनर्जी, पावर, वट आपने उठाया, तो आप उसको कवर कैसे करना है यार। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है किसी टॉपिक कवर नोट्स से। अब बात आती है तुमने आज तक कोचिंग भी नहीं करी है तो यार ऑनलाइन के अंदर बहुत कंटेंट अवेलेबल आपको पता ही है, तो आप किस पे जाओ। अगर आप कहते हो बैच अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो एक अच्छा सा बैच, क्रैश कोर्स टाइप का कोई। अगर नहीं कर सकते तो मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ अपने लेवल पर कि जेई वाला, मैं खुद उसी से पढ़ाऊँ और इवन 84 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल मैंने उन्हीं को पढ़ करके निकाली है। ठीक है, तो जेई वाला पे आप जाओ। ठीक है, कहते हैं जो जेई वाला चैनल है उस पर बहुत अच्छा कंटेंट है, वन शॉट सीरीज है सारी। ठीक है, आप वन शॉट को सुनो अच्छे से, उसके नोट्स आप चाहो तो बना लो, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट 90 डेज यार आप जितना हो सके टाइम बचाओ नोट्स बनाने का। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप 2 साल वाले बच्चे नहीं हो, आप 90 डेज वाले बच्चे हो जिनको आप अच्छा रिजल्ट निकालना है। तो आपको बस नोट्स आप 1.25 या 1.5 के बीच की स्पीड रखो, 1.25 1.5 आपकी मर्जी, यूट्यूब लेक्चर की, और उस पर अपना चैप्टर खत्म करा। उसके बाद आपने नोट्स को अपना डाउनलोड किया ऐप पर जा करके और उसके बाद उनको पढ़ो, प्लस उसके बाद जो उसके नीचे डीपीपी दी होती है आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर करने यार हमें। ठीक है, कि अगर चैप्टर इनकम्प्लीट है विदाउट डूइंग पास्ट ईयर्स, आपको पता ही नहीं है कि पिछले सालों में कैसे पूछा गया, क्या फॉर्मेशन थी क्वेश्चंस की, तो आप कैसे कर लोगे आगे आने वाले सालों का भी। ठीक है,
तो पास चाहिए क्वेश्चंस। अब जब ये सब हो गया तो आपको एक आइडिया लग गया ना यार, मुझे अब ये सब चीज़ें आ गई है ना। अब मैं कल तक पास्ट ईयर भी जानता हूँ, अब मैं सारे कंसेप्ट भी जानता हूँ, अब मैं डीबीबी भी सॉल्व कर लेता हूँ। अब लास्ट एक चीज़ रहती है, वो है अपनी स्किल्स को जानना कि मैंने उस चैप्टर के लेके जितने भी स्किल्स थी, जितने कंसेप्ट थे, सब क्लियर है या नहीं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनटी अभ्यास चैप्टर वाइज टेस्ट पर। मैं जानता हूँ बहुत सारे पेड टेस्ट सीरीज भी है, बट मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करूँगा। मैंने भी इसी से किया है सारा काम, ठीक है। और मेरे अपने टाइम के अंदर 120 के मेरे टाइम में होते थे, अब पता नहीं कितने के होते, बट 120 का चैप्टर वाइज टेस्ट होता था मेरा। और 120 में से मेरे अप्रोक्सीमेटली सबके अंदर 100 आ जाते थे, ठीक है। काफ़ी सारे टेस्ट मैंने दिए थे, तो 100 अप्रोक्सीमेटली सबके अंदर आ जाते थे। तो अब आप भी अच्छा उसी से स्कोर करो यार, ठीक है। एनटी अभ्यास चैप्टर वाइज आप दो, ठीक है, उससे आपका अच्छा एक स्कोप क्रिएट होगा। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 4। अब बात आती है सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है यार, कोई डेट तो हो क्या, पेपर के लास्ट टाइम तक कर रहे होगे? नहीं 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 भैया, 45 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर दो। ये तीनों स्लॉट, इजी इंपॉर्टेंट, इजी नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इजी नॉट इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी, नॉट इजी इंपॉर्टेंट, इजी इंपॉर्टेंट और इजी नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको इसको और इसको हाथ नहीं लगाना, इन तीनों को, इसको इसको और इसको कंप्लीट कर दो 45 डेज के अंदर। समझ रही है? करना ही पड़ेगा यार, आपको करना ही पड़ेगा, 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर दो। बाकी बचे 45 डेज के अंदर क्या करो, आप अपना एक टेस्ट एक हफ्ते का बांध लो। अगर किसी ज़्यादा कैपेसिटी है तो 2 भी कर सकता है, लेकिन एक टेस्ट तो कम से कम एक हफ्ते का बांध दो, चाहे संडे लो, चाहे मंडे लो, चाहे ट्यूसडे लो, ठीक है। एक टेस्ट एक हफ्ते का बांध दो भैया, ये हमें देना ही देना है। और उसके बाद रिवीजन करो अपनी। अब 45 डेज के अंदर सब कुछ पढ़ लिया ना, जितने से कुछ क्वेश्चंस लगाओ, 45 डेज के अंदर टॉपिक्स पूरे कर लो। ये वाला टॉपिक बिल्कुल छोड़ दिया। आपको लगेगा 45 डेज के अंदर भी मेरे दिन है, भाई नहीं है लिटरली दिन। लास्ट टाइम तक रिवाइज करना बहुत घातक होता है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत घातक होता है भाई, ठीक है। अब 1 टेस्ट 1 वीक के अंदर अपना रिवीजन दो, और उसके बाद एक टेस्ट एक हफ्ते के अंदर। उसके अगर आप 2 टेस्ट भी दे सकते हो, 3 मत देना है, 3 मतलब ज़्यादा ही हो जाता है कुछ, ठीक है। एक टेस्ट एक हफ्ते में देने के बाद उसके एनालिसिस निकालो अच्छे से। मैंने कहाँ गलती करी, क्या मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता था, अच्छा मैंने यहाँ गलती करी, करेक्शन क्या होगी इसकी, ये सब बातें आपको इसमें पूछनी पड़ेगी आपको, ठीक है। प्लस के बाद क्या होता है, रिवीजन, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। समय आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। और स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करें यार, ये पेपर से एक हफ्ता पहले ना बहुत सारी एंग्जाइटी आएगी कि यार मैंने तो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें कुछ छोड़ रखी होती है, या फिर हमारे नंबर मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो आपको एक हफ्ता पहले बिल्कुल काम रहना है यार, 1 वीक बिफोर एग्जाम आपको बिल्कुल काम रहना है। आपको कुछ नहीं सोचना भाई, कल तक मुझे बस अच्छा करना है, ठीक है। पेपर मेरा अच्छा होगा, और अगर नहीं होगा तो आप वर्स्ट केस सोचो। हर चीज़ का सबसे बुरा क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा भाई, आपका ये अटेम्प्ट बिगड़ जाएगा, लेकिन आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, 3 स्लॉट्स पूरे कर लिए, तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव क्रिएट करो कि हाँ यार मैंने इतना कंप्लीट कर लिया अपने माइंड के अंदर, ठीक है। और अब मैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट या नेक्स्ट अटेम्प्ट जब भी होगा, मैं उसको अच्छे से फोड़ रहा होगा। अभी मेरा काम हो गया है साइड में, ठीक है। अब उसके बाद आती है नोट। भाई ये नोट क्या, डाइवर्सिफाई योर लर्निंग। इसका मतलब क्या, डाइवर्सिफाई योर लर्निंग का मतलब मैं आपको समझा दे। डाइवर्सिफाई योर लर्निंग का मतलब देखो यार, जब हम जेईई पेपर की तैयारी करते हैं ना, तो कई बच्चों की एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम सारा दिन, आज फिजिक्स का डिवोटेड है, आज सारा दिन केमिस्ट्री का डिवोटेड है, आज सारा दिन मैथ्स का डिवोटेड है। ये सबसे नेगेटिव बात आती है। सारा दिन डिवोट नहीं करना होता किसी भी चीज़ को, आप बांट लो स्लॉट्स, ठीक है। जैसे मैं पर्सनल लेवल पर 4 घंटे के स्लॉट्स लगाता था कि हाँ यार 4 घंटे सुबह का जो होता था केमिस्ट्री को देता था, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक ज़्यादातर हमें लर्न करनी होती है, ठीक है। तो मैं सुबह 4 से 8 के बीच में इनऑर्गेनिक सबसे उठ के रखता था, फिर मैं 8 से 9 ब्रेक लेता था, और 9 से लेकर के उसके बाद 1 बजे तक अपनी मैथ्स करता था, और 1 से लेकर 2 बजे तक फिर ब्रेक लेता था, फिर 2 से लेकर के शाम 6 बजे तक फिर अपना फिजिक्स पढ़ता था। और इस तरह मेरी स्लॉट मेकिंग होती थी। तो मैं 4-4 घंटे के 3 स्लॉट्स लगा के पढ़ता था, ठीक है। और आप भी 4-4 घंटे के 3 स्लॉट्स लगाओ। मेरा कहने का मतलब ये आप कितने भी लगाओ यार, ठीक है, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, लेकिन एक लर्निंग को डाइवर्सिफाई करो यार। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो। ये नहीं हम सारा दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, आपने एक दिन तो कर लिया, लेकिन रात तक आता है तो बोरियत हो जाएगी, आप अगले दिन शायद पढ़ना भी ना चाहो, ठीक है, उसको सबको ढंग से। तो मैं ये कहूँगा अपनी लर्निंग को डाइवर्सिफाई करो। एक तो इससे इंटरेस्ट बना रहता है यार, अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे, दोपहर को मैथ्स, शाम को फिजिक्स, या कुछ भी आपका ऑर्डर हो वट, ठीक है। तो आपको उस ऑर्डर के हिसाब से पढ़ने के लिए एक अच्छा, मतलब क्या कह सकते हैं, आपका एक्साइटमेंट क्रिएट होगा सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन अगर आप वही चीज़ क्या करोगे, सारा दिन बैठ कर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल, भाई मैं कह नहीं सकता, बहुत बोरियत हो जाती है। मैंने भी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, पूरे दिन बैठ के फिजिक्स पढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो यही इस पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में यार। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नो करवाओ यार, ठीक है, कि आपको इससे अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। अगर वो टाइम टेबल के लिए चाहिए, टाइम टेबल बताइए। आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या करना है, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज की रिव्यू की प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ आज के अंदर। आपको उस पर कोई नया कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए हैव फन यार।